गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन गुणसूत्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने गुणसूत्र की संरचना पढ़ी थी, डायग्राम बना के उसमें पढ़ा था कि गुणसूत्र में जैसे क्रोमोनीमा क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होते हैं, द्वितीय संकीर्णन, प्राथमिक संकीर्णन क्या होता है, इन सब की बात अपन ने कर ली थी। और गुणसूत्र की संरचना लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपन इसके आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे किसके बारे में कि भाई जो आपके पहले गुणसूत्र के, देखिए अपन पढ़ते हैं गुणसूत्र के प्रकार। मुख्य रूप से देखो, वैसे गुणसूत्र के प्रकार तो अलग होते हैं, लेकिन अपने मुख्य रूप से जो काम आते हैं उनकी बात करते हैं। तो गुणसूत्र के प्रकार देखिए, गुणसूत्र के प्रकार की बात करें अपन तो गुणसूत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांट रखा है मुख्य रूप से। तो जैसे और भी अपन आपके डिटेल में आप पॉलिटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं, आपके लैम्ब्रूस गुणसूत्र होते हैं ना, ऐसे अलग अलग प्रकार के उत्साही गुणसूत्र होते हैं। तो अपने दो प्रकार की बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक नंबर पे है आपके एलिंग गुणसूत्र, और इस पे है आपके लिंग गुणसूत्र। एलिंग को बोलते हैं आपके एसेक्सुअल क्रोमोसोम, इसे बोला जाता है सेक्सुअल क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। अब देखिए एलिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, किसे का इसका अदर नाम क्या होगा, इसे कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, कायिक गुणसूत्र कहते हैं। कि आपके लिंग गुणों के अलावा, जैसे आपके नर जनांग मादा जनांग से संबंधित या नर और मादा के शरीर के अंगों के विकास के अलावा आपके कि ये लिंग गुणों के अलावा के जो आपसे लिंग गुणों के अलावा, लिंग गुणों के अलावा सजीव, लिंग गुणों के अलावा सजीव के अन्य गुणों का निर्धारण करते हैं। कि भाई लैंगिक गुणों से संबंधित जो भी है, शरीर का लैंगिक जनन अंगों का विकास है, शरीर में लैंगिक अंगों से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं वो है, लैंगिक अंगों में जो आपके जैसे युग्म का बनना है, ये सभी क्रियाएं किसके द्वारा कंप्लीट होती है, लिंग गुणसूत्र के अलावा। इसके अलावा शरीर में कोई भी क्रिया है किसी भी प्रकार का है, सब किसके द्वारा क्या कंट्रोल किया जाता है, एलिंग गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। और मनुष्य में इन गुणसूत्रों की संख्या जो है कि ये 22 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं मनुष्य में, 22 जोड़ी, यह कह सकता हूँ 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं, एलिंग गुणसूत्र, ठीक है। अब बात करते हैं लिंग गुणसूत्र की। तो ये जीवों में लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण का मतलब हो गया कि लड़का होगा कि लड़की होगी, उसका निर्धारण ये करते हैं। इसके अलावा नर में जो गुणसूत्र, ये इनकी संख्या कितनी होती है लिंग गुणसूत्र की, मनुष्य के अंदर 2। कितनी होती है मनुष्य के अंदर 2। नर में बात करें और मादा की बात करें तो नर के अंदर से कहा जाता है XY और मादा में कहा जाता है XX गुणसूत्र। 2 गए, 1 2 1 2। तो इस प्रकार से 2 पाए जाते हैं, या ये अपन कह सकते हैं 1 जोड़ी पाए जाते हैं। टोटल कितना देखो 44 सर, ये और 2 ये, 44 प्लस 2 मतलब XX हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं XY हो सकते हैं। टोटल कितने हो गए 46 हो गए, 46 हो गए। अपन पहले ही पढ़ चुके थे गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है मनुष्य के अंदर, 46। तो ये सामान्य से प्रकार हो गए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा अपन बात करें गुणसूत्र के कार्यों की बात करते हैं कि भाई गुणसूत्र क्या कार्य करते हैं। देखिए उसको समझा देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट कोशिकांग की तरफ बढ़ेंगे। देखिए गुणसूत्र के कार्य की बात करें अपन, गुणसूत्र के कार्य देखिए कि भाई गुणसूत्र जो है आनुवंशिकता का भौतिक आधार होते हैं। आनुवंशिकता आप जानते ही हो, 10th में पढ़ चुके हो इसके बारे में कि आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी जाना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। तो आनुवंशिकता का भौतिक आधार मतलब जो भी आनुवंशिक माता पिता से बच्चों में जो गुण जाते हैं, गुणों का आदान प्रदान होता है, उन सब का मुख्य आधार क्या है, आनुवंशिकता है, ठीक है। मुख्य आधार क्या है, गुणसूत्र। तो आनुवंशिकता का क्या है, भौतिक आधार क्या है, गुणसूत्र है। गुणसूत्र की वजह से ही माता पिता से बच्चों में नए लक्षण जाते हैं,
अब आगे देखिए, गुणसूत्रों की संरचना व संख्या में परिवर्तन से जीवों में अनेक लक्षण प्रकट होते हैं। कि गुणसूत्रों में क्या होते हैं आपके, देखिए गुणसूत्रों की संख्या भी देखा, आप बड़ी आगे क्लासेज में पढ़ेंगे कि जो गुणसूत्रों की संरचना है व संख्या है। मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या देखिए 46 है अपने, इसमें एक गुणसूत्र भी बढ़ गया या एक गुणसूत्र भी घट गया तो अपने शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ जाते हैं, बहुत नए परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये गुणसूत्रों की संख्या संरचना में थोड़ा परिवर्तन होने की वजह से क्या हो जाते हैं आपके अनेक लक्षण दृष्टिगोचर हो जाते हैं और जीन के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। कि जीनों का क्या करते हैं, वाहक का कार्य करते हैं। कि गुणसूत्र पे जीन पाए जाते हैं, जैसे गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पे क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गुणसूत्र आदान प्रदान होगा तो जीनों का आदान प्रदान होगा। तो जीनों के वाहक में सहायक है। वाहक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये कोशिका उन सभी क्रिया को नियंत्रित करते हैं जिन पर इसकी रचना व क्रिया निर्भर होती है। गुणसूत्र से कोई भी सभी क्रिया को क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं। तो ये युग्मों के निर्माण के समय, क्रॉसिंग ओवर के समय, काइज़मेटा निर्माण के समय आनुवंशिक विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखो काइज़मेटा, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, सब नेक्स्ट चैप्टर कोशिका विभाजन में पढ़ने वाले हैं कि भाई काइज़मेटा क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर क्या होते हैं, इन सब की बात आप नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। और सजीवों में जो भिन्नता पाई जाती है उसका कारण भी क्या है, गुणसूत्र है। जैसे एक आप है, आप मुझसे अलग है, या आप अपने क्लासमेट जो जितने भी साथ में पढ़ते हैं सब बच्चों से आप अलग है, सब में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब किसका कारण क्या है, गुणसूत्र है। कि भाई माता पिता से संतान को निर्माण होता है और माता पिता से जो संतान बनती है तो माता पिता के दोनों के गुण बच्चों में आते हैं और दोनों गुण आने की वजह से बच्चे में दोनों के मिक्स गुण आने की वजह से नई संतति का निर्माण होता है। और आप जैसे गुण किसी और बच्चे में नहीं आ सकते। कहने वाले एक माँ बाप से उत्पन्न होने वाली संतानें भी समान नहीं होती है, क्योंकि उसमें गुणसूत्र और जीन है, डीएनए है, इनकी वजह से क्या होते हैं, नए लक्षण पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि गुणसूत्रों की संख्या, उनकी संरचना में होने वाले परिवर्तन जो है, ठीक है, जिसकी वजह से उत्परिवर्तन पैदा होते हैं। तो ये सभी इसलिए अपन गुणसूत्र के कार्य आनुवंशिकता वाहक के रूप में, जीनों के वाहक के रूप में, ठीक है, गुणसूत्र की संख्या में कमी हो जाने में नए लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ऐसे बहुत से कार्य इसके द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा कार्य नियंत्रित किए जाते हैं। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं अपन कि आपके सिलेबस में एक मैंने छोटी सी बात और कर लेता हूँ कि आपके सिलेबस में सूक्ष्मकाय दिया हुआ है एनसीईआरटी किताब के अंदर। ठीक है, सूक्ष्मकाय डिटेल में नहीं दिया हुआ है कि सूक्ष्मकाय क्या है, आरबीसी सिलेबस में ताबी नहीं है। इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो बॉडीज या माइक्रोसोम्स कहा जाता है इन्हें। माइक्रो बॉडीज और माइक्रो बॉडीज या माइक्रोसोम्स कहा जाता है। देखिए क्या है कि कोशिका में कुछ और भी सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती है, इन्हें माइक्रो बॉडीज या माइक्रोसोम कहते हैं। कि भैया कोशिका इनके अलावा भी अपने शरीर में क्या पाई जाती है, सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्मकाय या माइक्रो बॉडीज कहते हैं। माइक्रो बॉडीज में यूरिकेज एंजाइम की प्रचुरता पाई जाती है। चलो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं आपके लिए। कोशिका में कुछ और भी सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती है, सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती है, इन्हें माइक्रो बॉडीज या माइक्रोसोम्स, माइक्रो बॉडीज या माइक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, और इनमें कौन सा एंजाइम की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो इनके अंदर यूरिकेज एंजाइम की प्रचुरता रहती है, अधिकता पाई जाती है। कि ये पादप जातियों में भी पाए जाते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं, साथ में पादप जातियों में पाए जाते हैं। माइक्रो बॉडीज को विभिन्न पादप जातियों में भी देखा गया। ठीक है, कि वे पादपों में पाए जाते हैं, जंतुओं में भी पाए जाते हैं। अब देखिए माइक्रो बॉडीज कौन कौन सी होती है, मैं नाम लिख देता हूँ। सिलेबस में नहीं है, मैं आपको जरूर पढ़ाता है इनके बारे में। ठीक है, जितना है उतनी बात करेंगे। सिलेबस में सिर्फ इनका नाम दे रखा है, इतनी डेफिनेशन दे रखी है, मैं जितना आपको पढ़ा दिया। देखिए माइक्रो बॉडीज में एक तो होती है पेरोक्सिसोम,
दूसरा आप देख लीजिए ग्लाइऑक्सिसोम। एक आपके लोमासोम, ये ऐसे कहते हैं आपके ट्रांसोसोम, ये कुछ ऐसे नाम है। ये माइक्रोबॉडीज़ है जो आपके सिलेबस में दी गई है, लेकिन अपन को पढ़ना नहीं है इनके बारे में। रीज़न ये है कि अपने सिलेबस में नहीं है ये, कि भाई अपने सिलेबस इनके बारे में डिटेल में नहीं है, क्या है, नहीं तो ज़रूर पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट कोशिकाओं की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोशिका में अब स्टार्ट करते हैं अपन राइबोसोम, ठीक है। क्या राइबोसोम की बात करेंगे, ठीक है। गुणसूत्र हो गया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, मैंने पहले एक झिल्ली वाले पढ़ा दिया आपको। माइक्रोबॉडीज एकल झिल्ली के अंदर आते, ध्यान रखना, इसलिए नहीं पढ़ाया सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में था नहीं, मैंने सोचा बाद में पढ़ा देंगे आपको, एक डेफिनेशन तो पढ़ानी थी। और राइबोसोम स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम क्या है, इसकी खोज किसने की, ठीक है। 70S क्या होता है, 80S क्या होता है, इनकी बात करने वाले। देखिए साफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं राइबोसोम्स। देखिए राइबोसोम की बात करते हैं, हेडिंग रहेगी अपनी राइबोसोम। और आपको पता है राइबोसोम बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है, एकल झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले, बिना झिल्ली वाले, मैं आपको सब लिखा चुका हूँ। देखिए सुनिए कि रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने पादप कोशिका में, रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने इसे किसे देखा, किसमें देखा, पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में देखने से किसे जाता है, पेलेडे को। ठीक है कि पेलाडे जो हुए थे इन्होंने जंतु कोशिका में देखा। ठीक है कि भाई आपके सबसे पहले राइबोसोम जो है कि भाई आपके राइबोसोम जो है इसको सबसे पहले आपके जो खोज का श्रेय वो पेलाडे को जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका के अंदर, और पादप कोशिका के अंदर किसे जाता है, रॉबिन्सन व ब्राउन को जाता है। अब देखिए इसके आगे बात करें कि इसके आगे अपन बात करें, सर्वप्रथम क्लॉड वैज्ञानिक थे, उन्होंने राइबोसोम को क्या कहा था, माइक्रोसोम नाम दिया था। और राइबोसोम को राइबोसोम नाम देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, रॉबर्ट को जाता है, कि वैज्ञानिक हुए थे रॉबर्ट। ठीक है, तो रॉबर्ट ने राइबोसोम को क्या कहा था, राइबोसोम कहा था। रॉबर्ट ने क्या कहा था, राइबोसोम नाम दिया था। और आपके वैज्ञानिक हुए थे क्लॉड, क्लॉड ने इसे क्या कहा था, राइबोसोम को क्या कहा था, माइक्रोसोम कहा था, ध्यान रखना। तो ये तो हो गई भाई इनको नाम किसने दिया, किस वैज्ञानिक का ये रोल हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करें कि राइबोसोम जो है ये आपके आरबीसी में अनुपस्थित होता है। स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में क्या होते हैं, नहीं पाया जाता है राइबोसोम, आरबीसी में नहीं पाया जाता। सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, देख लीजिए, पता है सब में लिख सकता है पॉइंट ये। इसके आगे बात करें कि राइबोसोम नामक जो छोटी संरचना है लगभग 150 एंगस्ट्रॉम व्यास की, सबसे छोटा कोशिकांग माना जाता है राइबोसोम को। इसका व्यास कितना माना गया है, राइबोसोम का 150 एंगस्ट्रॉम व्यास माना गया है, इतना ही होता है, सबसे छोटा कोशिकांग है। मैंने आपको लिखवा चुका हूँ वैसे इनके व्यास के बारे में सबसे अलग पहले कि भाई राइबोसोम जो है इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, कि भाई राइबोसोम मुख्य तो प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का इंजन भी कहा जा सकता है। कंफर्मेशन नहीं, ऐसा कुछ वैज्ञानिक का भी इसे कोशिका इंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण कार्य करता है, लेकिन इतना पॉपुलर नाम नहीं था, आपको ध्यान नहीं देना चीज़ों। अब देखिए स्टार्ट करते हैं राइबोसोम की संरचना क्या है, राइबोसोम की वही संरचना किस प्रकार से पाई जाती है। ठीक है, इसकी बात करते देखिए। राइबोसोम की संरचना कि भाई राइबोसोम क्या होता है, क्या इसकी बात है, इसकी देखिए। तो राइबोसोम का आकार जो है वो श्वेटबर्ग इकाई द्वारा निर्धारित किया जाता है।
किसकी इकाई द्वारा? स्वेडबर्ग इकाई द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्वेडबर्ग एक स्थिरांक है, उसके अकॉर्डिंग इसका निर्धारण किया जाता है। उसको राइबोसोम सामान्यतः 2 उप इकाइयों से बना होता है। क्या राइबोसोम किससे बना होता है? राइबोसोम 2 उप इकाइयों से बना होता है। कौन कौन सी 2 उप इकाइयाँ पाई जाती है? एक राइबोसोम के अंदर एक तो होती है बड़ी उप इकाई, बड़ी उप इकाई, दूसरी होती है छोटी उप इकाई। छोटी उप इकाई। और दोनों उप इकाइयाँ जो होती है वो किस आयन से जुड़ी होती है? इन दोनों उप इकाइयों को जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मैग्नीशियम +2 जो है मैग्नीशियम आयन के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। कि जैसे मान लीजिए बड़ी उप इकाई है और इस छोटी उप इकाई के साथ इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? मैग्नीशियम आयन के द्वारा किया जाएगा। इसके आगे इसकी बात करें कि भाई आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये जो है न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं और ये ईआरस की सतह से जुड़े होते हैं, पढ़ चुके हैं अपन इसके बारे में। और ये कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं। इनमें डीएनए में फास्फोलिपिड भी होते हैं। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है कि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है मुख्य रूप से। और ये केंद्रक से आए एमआरएनए को ग्रहण करते हैं कि भाई केंद्रक से जो एमआरएनए अपन पढ़ेंगे, आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, 5 होते हैं मुख्य रूप से। 5 आप 12th क्लास में पढ़ेंगे 5 प्रकार के बारे में। तो ये आरएनए जो होते हैं कुछ कोशिका द्रव्य में होते हैं, कुछ केंद्रक में होते हैं। तो एमआरएनए जो आपके केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आता है तो उसको सबसे पहले ग्रहण करने वाले कौन होते हैं? राइबोसोम होते हैं। तो ये ग्रहण करके अमीनो अम्लों को संगठित करके एमआरएनए से क्या बनाते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में योगदान देते हैं। और देखिए इसके आगे बात करें अपन राइबोसोम के बारे में और डिटेल बात करते हैं कि भाई राइबोसोम जो है इसकी प्राप्ति स्थान की बात करते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोट कोशिका में भी राइबोसोम है वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोट कोशिका में 78 प्रकार के पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ी बहुत पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाता है। आपको पता होगा मैंने माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था, 70s राइबोसोम बनाया था। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को आपके क्लोरोप्लास्ट में, प्रोकैरियोट कोशिका में, यूकेरियोट कोशिका में सभी के अंदर पाए जाते हैं। और राइबोसोम भी पढ़ा था, सबसे छोटा आपके क्या है? कोशिकांग है, ठीक है। और राइबोसोम कैसी संरचना होती है? गोलाकार होती है। और राइबोसोम जो है इसकी संख्या व सघनता वो कोशिका घटक जो होता है आरएनए वह उसके कोशिका के सारी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। और राइबोसोम की जो संख्या है किसी कोशिका में 10⁵5, मतलब आपके 1 लाख तक आपके राइबोसोम्स हो सकते हैं। इसके अलावा इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं अपन 70s 80s 2 मैंने आपको बताया कि उप इकाइयाँ होती थी उनकी बात करते हैं। क्या होता है 70s 80s इनकी बात करेंगे। देखिए सुनिए आप, अपन राइबोसोम की संरचना की बात करें उसमें देखिए अब आगे इस सामान्य जानकारी थी इसलिए मैंने आपको ओरली बता दिया कुछ बेसिक चीज़ किस किस में पाए जाते हैं, क्या होते हैं। अब देखिए आप कि भाई अभी अपन पढ़ा कि राइबोसोम को 2 उप इकाइयों में पढ़ा जाता है। बड़ी जो इकाई होती है वो गुंदाकार होती है, बड़ी होती है। छोटी इकाई क्या होती है? टोपी के समान होती है। कि बड़ी इकाई जो होगी ना वो कैसे होगी? ऐसे बनाया था मैंने, ये बड़ी इकाई होगी। और छोटी कैसे होगी? छोटी आपके ऐसे टोपी नुमा होगी इस प्रकार से। तो इसे क्या कहेंगे? बड़ी उप इकाई। वैसे क्या कहेंगे? छोटी उप इकाई। तो बड़ी और छोटी उप इकाई पाई जाती है। और बड़ी सब यूनिट जो होती है या छोटी जो होती है, देखिए इसका आकार और अवसादन गुणांक S के आधार पर राइबोसोम को कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में। देखिए किस आधार देखना, ध्यान रखना। आधार क्या हो गया? आकार व अवसादन गुणांक। आकार व अवशोधन गुणांक के आधार पर राइबोसोम को 2 भागों में बांट रखा है, ठीक है। 2 प्रकार, ठीक है। कौन कौन से प्रकार की बात करते हैं? देखिए सबसे पहले अपन एक की बात करते हैं 70s राइबोसोम। देखिए एस का मतलब होता है यहाँ स्वेडबर्ग स्थिरांक। कि भाई ये किस में मिलते हैं? तो ये प्रोकैरियोट कोशिका में मिलते हैं। देखिए किसकी विशेषता है? 70s प्रोकैरियोटिक की मुख्य रूप से प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं।
इसके अलावा बात करें इनकी, तो इनका जो आणविक भार है, ठीक है, इनका वजन कितना होता है 2.7 × 10⁶ डाल्टन। ये डाल्टन वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग ये दिया गया मान है कि इतना इनका वजन पाया जाता है, ठीक है, आणविक भार होता है। और इनकी 200 यूनिट होती है कि इसको दो भागों में बांटा, 200 यूनिट की बात करें तो बड़ी इकाई जो रहेगी वो क्या रहेगी 50s, और छोटी रहेगी वो रहेगी 30s। तो बड़ी इकाई जो है वो क्या है आपकी 50s है, छोटी इकाई क्या है 30s इसमें देखने को मिलती है। और 50s की जो आपके इनकी अपन बात करें कि 50s जो आपके इनका आणविक भार की बात करें तो इनके देखिए पहली बात तो इनका आकार जो कितना होता है कि भाई 140 से आपके क्या पाए जाते हैं 60 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। 140 से 160 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। और आकार और आणविक भार की बात करें इसकी तो आणविक भार पाया जाता है इसका 1.8 × 1.9 गुणा आपके 6 डाल्टन, ये इसका आणविक भार पाया जाता है। और छोटी जो इकाई होती है इसका आणविक भार होता है आपके 0.6 × 10⁶ डाल्टन। दोनों को मिला कितना हो जाता है आपके इनका आणविक भार की बात करें। और 70s प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोट कोशिका में देखिए ये मुख्य रूप से प्रोटीन पाए जाते हैं, यूकैरियोट कोशिका में भी पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक की कौन सी कोशिका मैंने आपको पढ़ाया था, महत्वपूर्ण बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था। तब मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट ये दो अपवाद है जिनके अंदर 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। अपवाद क्यों है, दोनों यूकैरियोटिक है कि भाई अपन पढ़ चुके प्रोकैरियोट के अंदर कोशिकाएं नहीं पाई जाती, यूकैरियोटिक के अंदर कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक होते हुए भी इनमें 70s राइबोसोम पाया जाता है। 70 राइबोसोम किसकी विशेषता है, प्रोकैरियोट की विशेषता है, इसलिए इनको अपन को क्या है ध्यान रखने योग्य बात है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक बात सुने अपन इसकी कि भाई ये आपके आप जोड़ो आप बोलोगे आप तो 70 से बोल रहे हो, ये 30s है 50s है, ऐसे कैसे हुआ। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि इनका जो ये जोड़ने से मापांक नहीं होता है कि अवसादन गुणांक जो है कि इसमें एक मशीन के अंदर इनको घुमाया जाता है तो इनको ये दो भागों में टूट जाता है, दो भागों में टूटता है। तो इनका मापांक जो है बड़ी जो भार होता है उसका मापांक 50 यूनिट पर रुकता है और छोटी जो है इसका 30 यूनिट पर रुकता है, जबकि टोटल उसका 70 ही आता है राइबोसोम। तो ये आपके टोटल ऑफ नंबर नहीं है, ये आपके अवसादन गुणांक के आधार पर इनको बांटा गया है। तो हमेशा याद रखना 70s का मतलब होता है 50 + 30s। 50s बड़ी उप इकाई है, 30s छोटी उप इकाई है। दोनों उप इकाई को जोड़ने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, मैग्नीशियम आयन के द्वारा किया जाता है। ये एग्जाम में ध्यान रखना। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, सिर्फ 50 और 30 तो 80 होते हैं, आप 70 80 बोले तो इनका ये आपको टोटल काउंट नहीं करना है, क्योंकि अवसादन गुणांक जो आपके वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने इनको सेडिमेट्री मशीन आई थी उसमें घुमा के इनका ये मापांक तैयार किया था, उसके अकॉर्डिंग ऐसा आता है। ठीक है, अब इसके आगे बड़ी उप इकाई की बात करते हैं। दूसरे आपके राइबोसोम अपन पढ़ा, राइबोसोम दो प्रकार का होता है। दूसरे राइबोसोम की बात करते हैं, देखिए 70s हो गया, अब 80s राइबोसोम की बात करते हैं। दूसरा कौन सा है, 80s राइबोसोम। तो पहली बात है किससे मिलकर बना हुआ है, तो 60s + 40s, ध्यान रखना आप। ठीक है, वही सेम सेडिमेट्री मशीन में घुमाने के बाद इनका मापांक मिलता है, उसको अपन काम में लेते हैं। और इसका जो आणविक आप देखिए इसमें आणविक भार में आपको लिखवा देता हूँ, इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको याद करना ही करना है, था कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा हो तो याद कीजिए, बाकी मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर मैं बना देता हूँ, छोटी उप इकाई और ये बड़ी उप इकाई। ठीक है, ये 60s होगी आपके और ये 40s, टोटल 100 होता है, लेकिन अपने पास क्योंकि अवसादन गुणांक के अकॉर्डिंग का मान ये आता है कि भाई 80s जो आणविक भार होता है कि आपके 80s जो राइबोसोम इसका आणविक भार होता है 4 × 10⁶ डाल्टन। ठीक है, और इसकी जो दो उप इकाइयाँ हैं कि भाई 60s उप इकाई है वो अंतःप्रदेवी जालिका के राइबोफोरिन के फर्स्ट नामक व सेकंड प्रोटीन से जुड़ी होती है। और 60s जो है इसका आणविक भार जो है आपके ये होता है 3 से 3.6 × आपके 10⁶ डाल्टन। ये 60s का जो आणविक भार इतना होता है और 40s का होता है 1.5 × 10⁶ डाल्टन।
ये तो इनका आणविक भार हो गया। इसके अलावा राइबोसोम के बड़े जो यूनिट है, बड़ी सब यूनिट जो है वो आपके अंतःप्रदेश जालिका की झिल्लियों से जुड़ी होती है। सब छोटी जो यूनिट होती है ये आपके क्या होती है, सब यूनिट चिपकी रहती है। बड़े सब यूनिट में से आरएनए व छोटी से टी आरएनए बंधे होते हैं कि बड़ी से क्या होते हैं आपके आरएनए जुड़े होते हैं और छोटी से क्या जुड़े होते हैं, टी आरएनए जुड़े होते हैं। अभी पढ़ेंगे आगे आरएनए टी आरएनए क्या होता है, इनकी बात करेंगे आगे। देखिए इसकी आगे बात करें अपन महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ठीक है, कि भाई ये तो सामान्य जानकारी हो। राइबोसोम की इसकी बात करें यूकैरियोटिक की, तो ये किस में पाया जाता है, ये राइबोसोम जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाया जाता। तो अपने अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, एटीएस राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि अपन किस में आते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। तो ये तो इसकी सामान्य जानकारी। देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आपके एग्जाम के लायक या एग्जाम में पूछी जा सकती है, उनको बताता हूँ। चलिए ठीक है, दोनों साथ में कंपैरिजन करते हैं। ये तो सामान्य जानकारी होगी इसकी कि एटीएस राइबोसोम कितना होता है, 70S क्या है, ठीक है। एस का मतलब होता है श्वेटबर्ग स्थिरांक, और ये वैल्यू जो अवसादन गुणांक मशीन के अकॉर्डिंग आती है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें 60, 40 और 50, 30 थोड़ा ध्यान रखें। देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्जाम में कम्पिटिटिव में पूछी जाती है उसकी बात है। देखिए 70S एक तरह बनाता है ATS, तो अपने पढ़ बोला 70S है, इसकी पहले बात करते हैं। ये दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। बड़ी उप इकाई जो होती है वो 50S श्वेटबर्ग, ऐसे मतलब होता है श्वेटबर्ग स्थिरांक, और छोटी जो होती है वो 30S होती है, मतलब आपके 30S का मतलब होगा श्वेटबर्ग स्थिरांक। अब देखिए इनके आगे बात करते हैं क्या होता है कि इनके अंदर जो 50 है ये आपकी दो छोटी उप इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम है 23S और आपके 5S। और ये जो 30S है ये क्या आपके 16S से मिलकर बनी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किससे मिलकर बनी होती है, 16S। आपके S का मतलब श्वेटबर्ग स्थिरांक ही माना जाता है। यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं कि भाई आपके जो सब यूनिट है इसमें कौन से प्रकार का आपके उप इकाई पाई जाती है, तो 16S, ऐसे 5S, 23S, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखें आप। तो भाई 70S और 80S राइबोसोम में क्या होता है, आरएनए 3 प्रकार का होता है। ये किसके प्रकार है, आपके आरआरएनए के प्रकार है। किसके प्रकार है, राइबोसोम के अंदर आरआरएनए के प्रकार, ध्यान रखना। ऐसे भी ध्यान रखना कि भाई 50S जो है किस किस आरआरएनए से मिलकर बना होता है, तो 23S आरएनए, 5S आरएनए और 30S कौन सा आरएनए से बना होता है, तो इसका भी ध्यान रखना आप। ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए किस, आर का मतलब क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पढ़ेंगे तो आरएनए 3 प्रकार पढ़ेंगे, mRNA, tRNA और rRNA। M का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, और tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, और R का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोमल कौन सा आरएनए, मतलब इस पूछा जाता है कि जो बड़ी उप इकाई है 70S की, इस 50S के अंदर कौन से आरआरएनए पाए जाते हैं, 23S आरएनए और 5S आरआरएनए पाए जाते हैं। अभी देखो रासायनिक संगठन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि राइबोसोम जो होता है वो आरएनए से भी मिलकर बना हुआ होता है। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि भाई कौन कौन से आरएनए पाए जाते हैं, आरआरएनए, तो इसका ध्यान रखना है ना, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो एक्चुअल में है क्या ये सभी, तो याद देखिए हम लिख दूँ, उसके आगे कोष्ट में आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ये क्या है, आरआरएनए। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, ये तो मैंने लिख ही दिया, फिर लिख दें आरआरएनए। ये एक बार बहुत बार कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा आजकल ये नहीं पूछते हैं 70S दो उप इकाइयों से किससे मिलकर बना होता है, 50S, 30S, कॉमन बात हो, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ATS की बात करें, सेम इधर इससे बना लेते हैं। ये आपके 60S हो गया और ये 40S हो गया। S का मतलब श्वेटबर्ग स्थिरांक है। तो ये पूछा जाता है 60S है वो किस आरआरएनए से मिलकर बना हुआ होता है, तो ये 3 आरआरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। 28S आरआरएनए, आपके 5.8 आपके S आरआरएनए, और ये आपके होता है 5S आरआरएनए। ठीक है, S का मतलब हो गया श्वेटबर्ग स्थिरांक, और ये आपके जो 40 वाला होता है ये किससे मिलकर बना होता है, 18S आरआरएनए। ये क्या है, सभी आरआरएनए हैं जो आपके इन बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई राइबोसोम का निर्माण करते हैं। एग्जाम में यही पूछा जाता है। देखो फर्क क्या है, देखिए इसको 23-5 हो गया, इसको याद कर, देखो 23-5 28, 28 5 5 और 28 में कितना 8, तो 5.8, और ये 16, इसे 2 ज़्यादा कर लीजिए 18। ऐसे कुछ भी आप जैसे याद कर लीजिए, आपकी जैसे इच्छा हो। ये जरूरी है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके आगे देखिए अपन बात करते हैं थोड़ी सी और जानकारी कि भाई राइबोसोम की उप इकाइयाँ जो जुड़ी होती है, मैंने आपको पढ़ाया कि भाई राइबोसोम की जो उप इकाइयाँ होती है वो किससे जुड़ी होती है,
मैग्नीशियम आयन से जुड़ती है, भी बताया था मैंने आपको, किससे जुड़ी होती है, मैग्नीशियम आयन से जुड़ती है। जैसे अपन बात करें राइबोसोम की वजह से छोटी उपिकाई है, कोई भी ले लीजिए, बड़ी उपिकाई है, इसको जोड़ने का कार्य किसका होता है, मैग्नीशियम आयन का होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम की सांद्रता पर निर्भर करती है कि इनको जोड़ने के लिए मैग्नीशियम की कितनी सांद्रता जरूरी है, कि Mg+2 की कितनी सांद्रता जरूरी है, 0.001 मिलियन, आपके इतनी आवश्यकता है। मान लीजिए एम सांद्रता कम हो जाए तो ये सब यूनिट क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और सांद्रता अधिक होने पर राइबोसोम जुड़कर क्या बना लेते हैं, डाइमर या डबल बना लेंगे। कि इनकी संख्या कम हो गई तो ये अलग हो जाएंगे, संख्या ज़्यादा हो गई थोड़ी सी भी तो ये क्या बना लेंगे, डाइमर बना लेंगे। डाइमर का मतलब हो गया आपके ऐसी श्रृंखला बन जाएगी लंबी, बड़ी छोटी फिर बड़े ऐसे जुटकर, इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। अब देखिए राइबोसोम के कार्य की बात करें तो राइबोसोम देखो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, अभी पता था। मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। इसके अलावा कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, और इसके अलावा आपके कोशिकांग सबसे छोटा कोशिकांग हो गया। इसके बाद इसमें देखिए कि ये आपके राइबोसोम को केवल सूक्ष्म रश्मि के द्वारा भी देखा जा सकता है। और राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका में होता है। ध्यान रखना कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका के अंदर होता है। बस इतने से राइबोसोम के कार्य हैं। मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। इसके अलावा क्या है आपके कि सबसे छोटा कोशिकांग है, और ये आपके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म रश्मि द्वारा ही देखा जा सकता है। और राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रिका के द्वारा किया जाता है। और राइबोसोम के बारे में अपन जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी सभी अपने एकत्रित कर ली, सभी जानकारियाँ पढ़ ली। इससे ज़्यादा राइबोसोम के बारे में कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्लास में से इसके अलावा जो बचे हुए कोशिकांग हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, कि दूसरे कोशिकांग कौन से हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्वता है, इन सब की बात करने वाले हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।